दोस्तों, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से तो आप सब लोग वाकिफ हैं। ये वो थ्योरी है जिसने दुनिया को हिला दिया था। उसकी थ्योरी में से कुछ पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये था कि इंसान बंदर से इवॉल्व हुआ है। उसका असल पॉइंट ये था कि इंसान और बंदर दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर था जो लाखों साल पहले मौजूद था। वक्त के साथ एवोल्यूशन के प्रोसेस ने मुख्तलिफ स्पीशीज पैदा कर दी, जिनमें से एक ब्रांच इंसान बनी और दूसरी मॉडर्न एप्स। डार्विन की थ्योरी का सिंथेसिस ये था कि जिंदगी एक मुसलसल एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें वही स्पीशीज आगे बढ़ती है जो अपने माहौल के हिसाब से अडेप्ट कर लेती है। लेकिन 19वीं सदी में एक और शख्स था, एक पागल जर्मन फिलोसोफर, जिसका कहना था कि इंसान की एवोल्यूशन बायोलॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। उसका कहना था कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग पैदा तो इंसान होते हैं, लेकिन मरते दम तक वो असल मानी में इंसान नहीं बन पाते। उनकी सोच बोरोड होती है, उनकी मोरालिटी इनहेरिटेड होती है, उनकी जिंदगी दूसरों के रूल्स पर चलती है। और फिर उसी ग्रेट जर्मन फिलोसोफर ने एक डेंजरस सवाल पूछा। उसने कहा कि अगर तुम्हारी सारी पर्सनैलिटी सिर्फ सोसाइटी की ही प्रोग्रामिंग है, तो फिर असली तुम कौन हो? इसी सवाल का जवाब देने के लिए इस मास्टर जर्मन फिलोसोफर ने एक फिलोसॉफिकल थ्योरी दी जिसे कहते हैं द थ्री मेटामॉर्फोसिस, जिसमें पहली स्टेज है कैमल, दूसरी स्टेज है लायन और तीसरी स्टेज है चाइल्ड। लेकिन वो कौन था जर्मन फिलोसोफर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं उस उबरमेंश फिलोसोफर की who is my all time favorite, यानी कि फ्रीडरिक विल्हेम नीचा। लेकिन दोस्तों, ये जो थ्री मेटामॉर्फोसिस हैं और इसकी जो स्टेजेस हैं यानी कि कैमल, लायन एंड चाइल्ड, इसका आखिर मकसद क्या है? इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ सिंबल्स नहीं है, बल्कि नीचा के लिए ये इंसान की स्पिरिट के, उसकी रूह के एवोल्यूशन के स्टेजेस हैं। और मजे की बात यह है कि जब ये स्टेजेस मैं आपको समझाऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि यार नीचा तो आज के इंसान की बात कर रहा है, ये तो आपकी और मेरी बात कर रहा है। ही इज रिलेटिंग टू द मॉडर्न मैन। वैसे तो मैंने फ्रीडरिक नीचा के ऊपर बेतहाशा वीडियोस बनाई हुई हैं। यू नो, ही इज माय फेवरेट फिलोसोफर ऑफ ऑल टाइम। लेकिन आज फिर दोबारा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फ्रीडरिक नीचा 1844 में जर्मनी में पैदा हुआ। वैसे मैं पहले भी नीचा की प्रोनाउंसिएशन क्लैरिफाई कर चुका हूं, लेकिन आज फिर जो ऑडियंस मेरी नहीं है उनके लिए दोबारा बता देता हूं कि फ्रीडरिक नीचा की अलग प्रोनाउंसिएशन वही है जो मैं आपको कह रहा हूं। उर्दू में अक्सर लोग जब नीचा के बारे में बात करते हैं तो उसको पढ़ते हैं फ्रीडरिक नीत्शे या फिर नीट्शा। अक्सर लोग इसे नित्शे भी कहते हैं। इसके नाम की दरअसल रियल जर्मन प्रोनाउंसिएशन है फ्रीडरिख नीचा। उसकी जिंदगी ट्रेजेडी से भरी हुई थी। बचपन में सिर्फ 5 साल की उम्र में उसका बाप मर गया। पूरी जिंदगी उसने तन्हाई में गुजारी। उसे शदीद सर का दर्द हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी सिक मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और बिल आखिर 1889 में सिर्फ 45 साल की उम्र में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। अपनी बीमारी के दौरान साल में वो कुछ ही हफ्ते हेल्दी रहता और उसमें उसने वो किताबें लिखी जो पहले कोई नहीं लिख सका। लेकिन दोस्तों, अजीब सी बात यह है कि नीचा ने कमाल की किताबें लिखी, पाथ ब्रेकिंग फिलोसॉफिकल वर्क लिखा, लेकिन उसकी जिंदगी में लोगों ने उसके वर्क को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो किताबें लिखता था और उसकी किताबें कोई खरीदता ही नहीं था। लेकिन आज देखें, फिलॉसफी की दुनिया में जितना मशहूर नीचा है, आज कोई फिलोसफर नहीं है। उसकी वजह यह है कि नीचा की फिलॉसफी इंटेंस है, बोल्ड है, अग्रेसिव है और ग्राउंड ब्रेकिंग है। नीचा इंसान को, इंसान की इंडिविजुअलिटी को उस जगह ले जाता है जहां कोई और मौजूद नहीं, इवन खुदा भी नहीं। नीचा के फलसफे में जो विल टू पावर का आइडिया है, जो उबरमेंश का आइडिया है, जो इटर्नल रिकरेंस का आइडिया है, दे आर एब्सोल्युटली आउटरेजियस। यही वजह है कि अक्सर लोग नीचा के नाम से घबरा जाते हैं। वो उसकी फिलॉसफी को समझ ही नहीं पाते, बिकॉज दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्री एस्टैब्लिश बिलीफ्स। लेकिन नीचा की जहां बात आती है ना, वो कहता है कि अपने पुराने सारे मॉरल स्ट्रक्चर को, सारे मॉरल फ्रेमवर्क को, सारे बिलीफ सिस्टम को तबाह बर्बाद करो और फिर बुनियाद रखो एक नए इंसान की, अपने अंदर छुपे हुए ज़राथुस्त्रा की, जो तुम्हें इंसानियत की उस बुलंदी पे ले जाएगा जहां कोई नहीं पहुंच सकता। नीचा ने क्रिश्चियनिटी को चैलेंज किया, ट्रेडिशनल मोरालिटी को चैलेंज किया, सोसाइटी की हर्ड मेंटालिटी को चैलेंज किया और फिर उसने दिया अपना सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया, यानी कि गॉड इज डेड। जिन लोगों को नीचा की फिलॉसफी की, उसके कॉन्टेक्स्ट की या उसके फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड की समझ नहीं होती, वो लोग समझते हैं कि उसका मतलब है कि गॉड लिटरली मर गया। लेकिन ऐसा नहीं था। उसका मतलब था कि मॉडर्न दुनिया में पुरानी वैल्यूज मर चुकी हैं। इंसान अब मजहब और मोरालिटी पर ब्लाइंडली यकीन नहीं करता और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि पुरानी वैल्यूज टूट गए थे और नए वैल्यूज मौजूद नहीं थे। इस मुश्किल ने इंसान के लिए एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया था जिसमें मॉडर्न इंसान खो गया था। और इसी क्राइसिस का जवाब देने के लिए नीचा ने लिखी फलसफे यानी फिलॉसफी की दुनिया की अजीम तरीन किताब। ना ऐसी किताब कभी लिखी गई थी और ना ऐसी किताब कभी लिखी जाएगी।
इस बुक का नाम है दोस्तों थस स्पोक ज़राथुस्त्रा और फिर ज़रतुश्त ने कहा। दोस्तों अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि कोई एक किताब बता दे जो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी शख्सियत को, हमारी आइडेंटिटी को चेंज करके रख दे, इट हैज़ टू बी दिस बुक थस स्पोक ज़राथुस्त्रा। बड़ी मुश्किल किताब है लेकिन जो लोग इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, दे एक्चुअली अंडरगो अ मेटामॉर्फोसिस और वो ज़िंदगी को अपनी बदल लेते हैं। इस किताब का सेंट्रल कैरेक्टर है ज़राथुस्त्रा, एक प्रॉफिट जैसा शख्स जो माउंटेन से नीचे आता है ताकि इंसानियत को एक नया मैसेज दे सके। इस बुक का भी मैं रिव्यू कर चुका हूं, आप मेरे यूट्यूब आर्काइव्स में जाके इसको देख सकते हैं। इसी किताब में नीचा ने द थ्री मेटामॉर्फोसिस ऑफ द स्पिरिट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। नीचा का कहना था कि अगर इंसान को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना है तो उसकी रूह को 3 डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा, जिसमें पहली स्टेज है कैमल यानी कि ऊंट। लेकिन आखिर ऊंट से नीचा का मतलब क्या है? नीचा सवाल करता है कि रूह ऊंट क्यों बनना चाहती है? आउट ऑफ ऑल द एनिमल्स व्हाई इट चूजेस टू बी अ कैमल? कैमल यानी कि ऊंट आप दोस्तों जानते हैं सहरा यानी डेजर्ट का बादशाह है। वो बर्डन उठाता है, वेट कैरी करता है, सामान उठाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने आका का ऑर्डर मानता है। कहने को तो वो डेजर्ट का बादशाह है लेकिन उसका असल मकसद है बोझ उठाना। नीचा के मुताबिक हमारी जिंदगी का पहला फेज भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जिसमें हम समाज सोसाइटी का बोझ अपने ऊपर उठाते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है ये करो ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, फैमिली की इज्जत, डिग्री लो, जॉब करो, शादी करो, सेटल हो जाओ, इस मजहब को मानो, बाकी सब काफिर हैं। ये सब बातें बचपन से इंसान के जहन में डाली जाती हैं ताकि वो एक लोडेड कैमल की शक्ल इख्तियार कर ले। एक एवरेज शख्स हर वक्त अपनी फैमिली के, अपने सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस का बोझ अपने ऊपर उठाए रखता है। पेरेंट्स के ख्वाब, सोसाइटी के मॉरल्स, रिलीजन की इंटरप्रिटेशंस और कल्चर के रूल्स। ऊंट चूंकि ओबीडियंट होता है और सोसाइटी ओबीडियंट लोगों को ही पसंद करती है। स्कूल सिस्टम भी इसीलिए डिजाइन हुए हैं, एक डिसिप्लिन्ड वर्कर क्रिएट करने के लिए, एक प्रेडिक्टेबल सिटीजन बनाने के लिए। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि टीचर अपने बेस्ट स्टूडेंट के बारे में ये फीडबैक या कमेंट्स देते हैं कि ये बड़ा ओबीडियंट बच्चा है, हालांकि बीइंग ओबीडियंट इज एक्चुअली अ वाइस। ओबीडियंस कोई वर्च्यू नहीं है क्योंकि ओबीडियंस आपको एक ऐसी भेड़ बकरी बना देता है जिसमें आप वही करते हैं जो आपको मुआशरा करने को कहता है। नीचा के नजदीक ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ऊंट ही रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी असली नहीं होती, वो सिर्फ कंडीशनिंग का शिकार होते हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि कैमल की स्टेज इतनी बुरी भी नहीं है क्योंकि इसी स्टेज में इंसान स्ट्रेंथ डेवलप करता है, अपने आप को डिसिप्लिन करता है और जिंदगी की सफरिंग को फेस करने की अपने अंदर हिम्मत पैदा करता है। कैमल के बगैर लायन पैदा नहीं हो सकता। जिस दिन इंसान के अंदर एक रिबेलियन, एक बगावत का जज्बा पैदा होता है, उसी दिन उसके अंदर का कैमल मर जाता है और उसके अंदर जन्म लेता है एक लायन यानी कि शेर। यही नीचा के मेटामॉर्फोसिस की दूसरी स्टेज है। लायन का काम बर्डन उठाना नहीं होता, उसका काम होता है नो कहना। नीचा कहता है कि लायन उस ड्रैगन से लड़ता है जिसके हर स्केल पर लिखा होता है दाउ शैल, यानी तुम्हें ये करना चाहिए। ये सोसाइटी का ड्रैगन है, ट्रेडिशन का ड्रैगन है, कलेक्टिव मोरालिटी का ड्रैगन है। लेकिन लायन कहता है नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद डिफाइन करूंगा। ये वो फेज होता है दोस्तों जब इंसान के अंदर गट्स पैदा होते हैं, करेज पैदा होती है, हौसला पैदा होता है सवाल पूछने का। मैं डॉक्टर क्यों बनूं अगर मुझे आर्ट पसंद है? मैं टॉक्सिक रिश्तों में क्यों रहूं अगर मुझे दबाया जा रहा है? मैं सोसाइटी के अप्रूवल के लिए क्यों जीऊं? क्यों मैं उस मजहब को मानूं जो मुझे रैशनली नहीं लगता? क्यों मैं अकीदा परस्ती करूं जब मेरा इस पर ईमान ही नहीं? लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग इस लाइन स्टेज तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन यहीं पर फंस जाते हैं। उसकी वजह यह है कि रिबेलियन एडिक्टिव है। हर चीज को रिजेक्ट करना इजी है, हर अथॉरिटी को स्टूपिड कहना इजी है, सिनिकल होना इजी है, मुआशरे के हर सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना भी इजी है। इस तरह के एंटी सिस्टम लोग आपको इंटरनेट पर भरे हुए मिलेंगे। सब गुस्से में हैं, सब रिबेलियस हैं, सब एंग्री हैं। लेकिन नीचा कहता है कि लायन का काम है सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना, चीजों को तोड़ना। लायन डिस्ट्रक्ट तो कर सकता है लेकिन कंस्ट्रक्ट या क्रिएट नहीं कर सकता। वो पुराने आइडल्स को तो तोड़ सकता है लेकिन नए वैल्यू सिस्टम को क्रिएट नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए इंसान को तीसरी स्टेज पर जाना पड़ेगा और वो स्टेज है चाइल्ड की। यार आप नीचा की ग्रेटनेस देखें, दैट्स व्हाई आई कंसीडर हिम एन एब्सोल्यूट मास्टर। उसने कहानी कहां से शुरू की और कहां पे कनेक्ट की। कैमल से बात का आगाज हुआ, उसके बाद लायन, एंड आउट ऑफ नोवेयर अ चाइल्ड केम। ये वो स्टेज है जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। नीचा का चाइल्ड चाइल्डिश नहीं है, ये इनोसेंट कॉन्शियसनेस का सिंबल है। चाइल्ड क्रिएटिव होता है, फीयरलेस होता है, प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। उसके अंदर रिजेंटमेंट नहीं होती, पास्ट का पॉइजन नहीं होता। कैमल ओबीडियंट था, लायन रिबेलियस था, लेकिन ये जो बच्चा है, ये जो चाइल्ड है, ये क्रिएटर है। नीचा का ये चाइल्ड अपनी वैल्यूज खुद क्रिएट करता है, अपना मीनिंग खुद बनाता है, अपनी आइडेंटिटी खुद लिखता है। नीचा के नजदीक असल आजादी, असल फ्रीडम है ही ये,
सोसाइटी के खिलाफ रिबेलियन करना फ्रीडम नहीं है, और ना हर चीज पर सवाल उठाना फ्रीडम की निशानी है। रियल फ्रीडम यह है कि तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कि तुम दरअसल जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। चाइल्ड स्टेज में इंसान जिंदगी को एक गेम की तरह एम्ब्रेस करता है, वो गिल्ट और फियर के बिना क्रिएट करता है। इसीलिए नीचा की फिलॉसफी में क्रिएटिविटी एक सीक्रेट चीज है। नीचा इस चाइल्ड की स्टेज के जरिए हमें ये बताना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि इस बच्चे के जरिए तुम्हें दुनिया में एक बार फिर पैदा होना होगा। दोस्तों, अगर आप इस चाइल्ड की स्टेज तक पहुंच गए तो फिर जिंदगी आपके लिए एक ब्लैंक कैनवस होगी, जिसके ऊपर आप पेंट खुद करेंगे जैसा आप चाहते हैं। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जरा आसपास अपने लोगों को देखें। कितने लोग कैमल की स्टेजेस में फंसे हुए हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स में ट्रैप्ड, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस उठाए हुए, अंदर से डेड मगर सोशली सक्सेसफुल। कितने लोग लायन हैं, हर चीज से एंग्री, हर सिस्टम से रिबेलियस, लेकिन अंदर से डायरेक्शनलेस। और कितने ही लोग आपके आसपास चाइल्ड की स्टेज तक पहुंच पाते हैं, बहुत ही कम, आटे में नमक के बराबर। उसकी वजह यह है दोस्तों कि चाइल्ड बनना सबसे मुश्किल है। उसके लिए आपको अपनी कंडीशनिंग तोड़नी पड़ती है, अपने फियर्स को फेस करना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करनी होती है, और ये प्रोसेस काफी पेनफुल होता है। लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, आपके खिलाफ हो जाते हैं, आपके दुश्मन हो जाते हैं, एंड मोस्ट पीपल डू नॉट हैव द गट्स टू फेस इट। नीचा इसीलिए तो कहता था कि बिकम हु यू आर, यानी वो मत बनो जो दुनिया तुम्हें बनाना चाहती है, वो बनो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल तुम्हें बनाने के लिए सारी उम्र पुश करता रहता है, और तुम या तो उसे अनजान रहते हो या फिर जानबूझ के अपने उस पोटेंशियल को दबा देते हो। शायद इसीलिए नीचा एक डेंजरस फिलोसोफर कहलाता है, क्योंकि उसकी फिलॉसफी ओबीडियंट सोसाइटीज के लिए नहीं है। उसकी फिलॉसफी मजहब ड्रिवन सोसाइटीज के लिए भी नहीं है, जिसमें लोग खौफ खाते हैं सवाल उठाने से। नीचा तुम्हें कभी भी कंफर्ट नहीं देता, वो तुम्हारे वजूद को हिला देता है। वो ज़ेल्बस्टूबर विंडोंग की फिलॉसफी के जरिए अपने आप को ओवरकम करने की बात करता है, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में सबसे बड़ा आपका दुश्मन आप खुद ही हैं, और आप सारी उम्र इस बात को पहचान ही नहीं पाते। आखिर में दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक बहुत ही सिंपल सवाल, जिसका आपने अपने आप को जवाब खुद देना है। क्या आपका जो सारा बिलीफ सिस्टम है, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपका जो सारा मॉरल स्ट्रक्चर है, वो क्या आपका अपना है, या आप भी नीचा के कैमल की तरह सोसाइटी का बोझ अपने ऊपर उठाए हुए हैं? अगर ऐसा है तो इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। Until next time, goodbye.